मैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जैसा कि आप लोगों को कल मैं बताया था कि मैं चकबंदी शुरू की हूँ और चकबंदी का ये सेकंड लेक्चर है मेरा। इसको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट का ये सेकंड लेक्चर है। मैंने कहा था कि मैं सेक्शन 4 पढ़ाऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफिनेशन क्लास बताना चाहती हूँ, क्योंकि डिफिनेशन क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि इसकी डिफिनेशन क्लास शुरू होती है चैप्टर 1 से। इसमें चैप्टर 1 के सेक्शन 3 से शुरू हो रही है, जिसमें सहायक चकबंदी अधिकारी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होते हैं। ये इनको राज्य सरकार इनको नियुक्त करती है और इनकी नियुक्ति जो पीसीएस की पोस्ट आती है उसी से इनकी नियुक्ति होती है। तो सहायक चकबंदी अधिकारी इसका एक अधिकारी होता है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी जो सेक्शन जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि चक क्या होता है। पूछा व्हाट इज़ चक, कभी कभी छोटे में पूछ देता है कि चक क्या है। तो इसकी डिफिनेशन सेक्शन 3 के 1A में दी गई है। चक का तात्पर्य होता है कि चकबंदी होने पर, चक मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना, चक्का देखे ना आप, तो चक मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। तो जिसमें क्लास लिखता है चकबंदी होने पर खातेदारों को प्रविष्ट भूमि के खंड से है, जो चकबंदी के दौरान जो उनको खेत जो मिलता है उस पूरी भूमि को एक चक माना जाता है। दूसरा इसमें प्रश्न पूछता है हमेशा कि चकबंदी क्या है और कौन सी जोतों को चकबंदी से बाहर रखा गया है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसकी परिभाषा सेक्शन 3 के क्लास 2 में दी गई है। चकबंदी क्या है सुनिए। चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक कटक मतलब खेत के खातेदारों के मध्य की जाती है। मतलब ये खाली भूमिधरों के मध्य की जाती है, न कि अदर पर्सन के मध्य। दूसरी, इस प्रक्रिया के माध्यम से जोतदारों के जोतों की एक पुनर्व्यवस्था होती है। ठीक है। तीसरी, पुनर्व्यवस्था के माध्यम से उनके खाते होने से पुनर्व्यवस्था के माध्यम से उनके खाते जो होते हैं वो घने हो जाते हैं। जैसे कि एक छोटा खेत है, जब चकबंदी होगी तो पूरा खेत आएगा तो एक जगह कंसोलिडेट किया जाता है, इसी कंसोलिडेशन एक्ट इसको बोलते हैं, चकबंदी कहलाती है। अधिनियम की धारा 3 क्लास 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार जो सेक्शन 3 का क्लास 2 है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके अनुसार निम्नलिखित जोतों पर चकबंदी प्रक्रियाएं नहीं की जाती हैं या इन जोतों पे चकबंदी क्रियाएं लागू नहीं होती हैं। उसमें कौन कौन सी जोतें हैं। पहली, बाग भूमि होती है। जो भूमि, देखिए चकबंदी, कंसोलिडेशन एक्ट, रेवेन्यू कोड सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो बता रहा है कि जो बाग भूमि है वो राजस्व न्यायालय का क्षेत्र है, न कि चकबंदी का। दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि नहीं सॉरी सुप्रीम कोर्ट का, कि राणा शिव अंबर सिंह वर्सेस इलाहाबाद बैंक 1977 सुप्रीम कोर्ट। बाग भूमि वो भूमि है जिस पर उतने फलदार वृक्ष उपस्थित हो जिससे कृषि कार्य करना असंभव हो जाए। दैट इज द चैप्टर ऑफ द रेवेन्यू कोड। मैं रेवेन्यू पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, उसके बाद ऐसी भूमियाँ जिसमें बाढ़ का पानी आता हो तथा जिसके कारण अत्यधिक कटाव होता है। आप देखते हैं कि जो खेतों में जो बंधे के उस पार नदी या उधर होता है, वो भूमि भी चकबंदी से फ्री होती है। वो भूमि किसकी होती है? वो भूमि राज्य सरकार की होती है। सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ अर्थात वे भूमियाँ जो यूपीजेडए एलआरए 1950 की धारा 132 में नई धारा 77 में सार्वजनिक भूमि के रूप में दर्ज हैं। वो भी जैसे कि खलिहान, खेल के मैदान, तालाब। जब भी चकबंदी होता है तो खलिहान, खेत के मैदान, पंचायत की भूमि, इन सबको हटा के चकबंदी सिर्फ खेतों पे की जाती है। ये भी इससे बाहर है। ऐसे समेकित क्षेत्र जो समानता दीर्घकाल तक जल से आच्छादित है। जैसे कि आप देखते हैं कहीं हम लोग अपने गांव में, कहीं हम लोग वो क्या कहते हैं, सॉरी उसको सिंघाड़ा बोते हैं, तो इन सब जो गढ़ई होती है, जो तालाब होता है, ये सब इससे आच्छादित नहीं है। ऊसर, कल्चर, रेहाला, घाटों से कोई समेकित क्षेत्र जिसमें कृषि भूमि सम्मिलित है, वो भी इसमें शामिल नहीं है।
पान, गुलाब, बेला, फूलों, ये सब जो होते हैं इसमें भी ये शामिल नहीं है। उसके बाद ऐसे क्षेत्र जिससे चकबंदी संचालक चकबंदी के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दे, वो भी चकबंदी में शामिल नहीं है। चकबंदी क्षेत्र क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका सेक्शन है 3 क्लास 2A। चकबंदी क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसमें धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। सेक्शन 4 बताएंगे तो आपको बताएंगे कि कब चकबंदी का प्रकाशन या कब चकबंदी की विज्ञप्ति जारी की जाती है। तो जब किसी भी गांव में पुनः हर साल 20 साल के बाद, आजकल यूपी में ये चल रहा है, 20 साल के बाद चकबंदी होता है। सामान्यतः जनरली 20 साल के बाद चकबंदी होता है। तो चकबंदी के दौरान सेक्शन 4 में जिस विज्ञप्ति पे चकबंदी जारी हो जाती है उसे चकबंदी क्षेत्र कहते हैं, किंतु इसमें इसके वे भाग सम्मिलित नहीं होंगे जिस पे 1950 की जमींदारी व्यवस्था लागू होती है। ठीक है, ये आपका रहा चकबंदी की कुछ परिभाषा। इसमें आपका टेन्योर होल्डर की परिभाषा है। खातेदार भी कौन होता है, तो वही खातेदार होता है जैसे कि जो भूमिधर होता है, सरकारी पट्टेदार होता है, सही सारी जो लोग रेवेन्यू बोर्ड में जो खातेदार होते हैं वही यहाँ पे खातेदार होते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, जो चीज़ समझाने वाली थी ने समझा दिया। और मैं अब इसको आपको कल के लेक्चर में मैं आपको सेक्शन 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको लेके चलूँगी। और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मेरे वीडियोस को छोटी वीडियोस है, समय के अभाव में मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ और मैं बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ। प्लीज़ इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच। सुप्रभात।